हम स्टार्ट कर रहे थे क्या, CTQ का सेकंड पार्ट हो गया था जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। किसके? नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जो हमने देखा है नीट के, अभी तक वो हमने 8 क्वेश्चन टोटल देखा है। आज 9वां स्टार्ट करेंगे, थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो में आने में, तो अब रेगुलर हर 2 दिन पे एक वीडियो आती रहेगी। अभी तो CTQ चल रहा है नीट प्रीवियस ईयर रोटेशन का, फिर ग्रेविटेशन का चलेगा, उसके पहले साथ में रोटेशन का SC वर्मा के सारे क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। CTQ मतलब हुआ कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। अभी तुम्हारे 4 महीने बाद मई में शायद नीट का एग्ज़ाम है, उसमें क्या करना है तुम्हें कि तुम्हें प्रीवियस ईयर मिनिमम तो लग ही जाना चाहिए, मिनिमम प्रीवियस ईयर। अगर और टाइम मिलता है तो SC वर्मा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो तुम्हारा रैंक बढ़िया आ सकता है। इसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं 11-12 के सारे लग जाने चाहिए एग्ज़ाम के पहले। एक बार नहीं, वही क्वेश्चन रिपीटेड बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार वही क्वेश्चन बार बार करना है। तो अभी तो रोटेशन का चल रहा है CTQ, आज पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। CTQ पार्ट 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? पार्ट CTQ चल रहा है नीट का प्रीवियस ईयर किसका? रोटेशनल मोशन का। अगर टाइम मिलता है इसके बाद तो मैं मेंस का भी क्वेश्चन करा दूंगा, JEE मेंस का। और टाइम मिलता है तो मैं किसका क्वेश्चन करा दूंगा? JEE मेंस का क्वेश्चन करा दूंगा। अगर उससे ज़्यादा टाइम मिलता है तो फिर SC वर्मा का भी क्वेश्चन करा देंगे। इस पर धीरे धीरे चलेंगे। हमारा टारगेट है कि नीट अभी प्रीवियस ईयर लगा डालें, उसके बाद JEE मेंस, फिर उसके बाद SC वर्मा। अभी जो नीट का प्रीवियस ईयर चल रहा है, जिसका चल रहा है रोटेशनल मोशन का, अभी तक हम लोगों ने 11th क्वेश्चन किया है। इस पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना किया? 11th। अब उसके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कर रहा है, कब पूछा हुआ है? AIPMT 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन का। तो इस CTQ मतलब हुआ क्या? कॉन्सेप्ट जितना भी इसके साथ, जितना भी इस क्वेश्चन के साथ जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सारे देते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन के साथ जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सब देते हुए चलेंगे। कह रहा कोई ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ सेंटर O। कोई ABC ट्रायंगल बना लो। क्वेश्चन जो कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, सेंटर O है इसका, ABC। फिर कहा है F वेक्टर F1, F2 and 3 रिप्रेजेंट द 3 फोर्स अलोंग द साइड AB साइड के लॉन्ग F1 आ रहा है, BC साइड के लॉन्ग F2 आ रहा है, एंड AC साइड के लॉन्ग F3 आ रहा है। इस तरह से कुछ डायरेक्शन साथ क्या मैंने दिखा दिया। एक मैंने जो क्वेश्चन पूछा ये पता, कह रहा है कि इफ द टोटल टॉर्क अबाउट O इज 0, टॉर्क अबाउट O इज 0, कह रहा है टॉर्क अबाउट सेंटर क्या है? 0 दे दिया है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि इसका बताओ, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ F का क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा? F3 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? F3 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? कहोगे सर अगर टार्क इसके अबाउट निकालना है तो एक्चुअली में टार्क होता क्या है? टार्क होता क्या है हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इस थोड़ा लीक कर दिया। टार्क होता क्या है? टार्क होता है क्या? मूवमेंट ऑफ द फोर्स। टार्क क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द फोर्स, मतलब कोई चीज़ को कितना तेजी से घुमाया जा सकता है। अगर कोई चीज़ को ज़्यादा तेजी से घुमाएंगे कहोगे उसका टार्क ज़्यादा है, अगर कोई चीज़ को कम तेज से घुमा पा रहे हैं तो उसका टार्क कम है। टार्क आते ही तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि रोटेशन में कोई चीज़ बॉडी रोटेशन के अबाउट हो रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। कहोगे सर एयर क्रॉस और को कैसे लिखते थे? या तो FR साइन थीटा, या तो टार्क को लिखते थे RF साइन थीटा। सर इसको ऐसे बनाया जाए कि साइन थीटा 1 हो जाए। साइन थीटा 1 किस पे होगा? 90 डिग्री पे। कहोगे अगर R और F में अगर परपेंडिकुलर ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा?
साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा चीज़ हो जाएगा कि आर और एफ में परपेंडिकुलर, आर क्या है, जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है और जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है उसका डिस्टेंस 4 से। तो इसको ऐसे लिखते थे, टॉर्क क्या होता था, आर एफ परपेंडिकुलर, या तो इसको ऐसे लिखते थे एफ आर परपेंडिकुलर। तो इसमें देखते हैं कैसे बनाया जाए कि दोनों के बीच में 90 डिग्री आ जाए। कहोगे सर अगर यहाँ से मैंने सेंटर पे, यहाँ से मैंने कोई डिस्टेंस एक्स ले लिया तो वही डिस्टेंस इसका भी, इस वाले फोर्स का भी होगा एक्स, इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर। वही डिस्टेंस यहाँ से ले लें, ये भी एक्स ही होगा, ये भी परपेंडिकुलर, सब 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ये क्या होगा, एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, दोनों में और फोर्स और इसमें क्या हो रहा है 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। अब देखो किधर किसको घुमा रहा है, किधर किसको घुमा रहा है। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, किधर किसको घुमा रहा है। कहोगे F2 किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। F3 किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। F1 किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। सर अगर यहाँ पे इसके अबाउट टॉर्क 0 है तो बॉडी रोटेट नहीं कर रही होगी, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। दो तरह का इक्विलिब्रियम पढ़े थे, या तो एफ नेट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कह रहा है यहाँ पे टार्क 0 है, टार्क 0 मतलब कि बॉडी रोटेट ही नहीं कर रहा होगा, अल्फा आएगा ही नहीं। टार्क किसी पॉइंट के अबाउट 0 देने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब कि ये वाला फोर्स, ये वाला टार्क, ये वाला टार्क और ये वाला टार्क किसको बैलेंस कर रहा होगा, F3 वाले टार्क को। तो लिख देते हैं टार्क अबाउट हो क्या है, 0 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, x। कहोगे ये वाला टार्क आया, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, F1 बैलेंस कर रहा है और F2 बैलेंस कर रहा है। इसको कैसे लिखेंगे, F2 इंटू एक्स, F2 में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया, प्लस F1 इंटू एक्स। तो F3 किसके बराबर आ गया, एक्स कट गया, तो F3 किसके बराबर आ गया, F2 प्लस F1 में। यही हमारा ऑप्शन होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर ठीक होगा। अगर किसी, बस यही इसमें कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी ओरिजिन, किसी के पॉइंट के अबाउट टार्क 0 है, इसका मतलब वो बॉडी रोटेट नहीं कर रही है। बॉडी रोटेट नहीं कर रही है मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब कि कोई फोर्स, कोई टार्क, इधर वाला टार्क इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। अगर थोड़ा फार्मूले के बेसिस पे चले तो कहोगे सर अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माने हैं फिर एंटी क्लॉक को निगेटिव मानना पड़ेगा। ऐसे ही करते हैं, फिर भी जाके दोनों बराबर हो जाएंगे। तो तुम्हें ये सोचना है कि उसके अबाउट टार्क 0 है तो उसके अबाउट कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, इसके अबाउट जो टार्क होगा वो दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ऑप्शन 3। ये किसमें पूछा हुआ था, नीट 2012 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ये भी नीट AIPMT में, AIPMT प्री 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, व्हेन ए मास रोटेटिंग अबाउट ए प्लेन, कोई मास है, व्हेन ए मास इज रोटेटिंग अबाउट ए प्लेन अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, कोई मास है वो प्लेन में रोटेट कर रहा है, कोई फिक्स्ड पॉइंट कर रहा है, मान लो फिक्स्ड प्लेन, ये मास है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम इज द डायरेक्शन अलोंग, एंगुलर मोमेंटम का क्या कर, कोई देखो एंगुलर मोमेंटम मैंने तुम्हें दो चीज में बताया था। कोई पॉइंट मास हो सकता है या तो कोई रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो। कोई पॉइंट मास होता था तो क्या होता था, MRV, कहोगे मूवमेंट ऑफ द मोमेंटम। क्या करते थे, एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली में होता क्या था, कहोगे कोई पॉइंट मास है, अगर इसके अबाउट मुझे ओरिजिन, कोई मान लिया कोई इस पॉइंट के अबाउट मुझे ओरिजिन चाहिए, ये पॉइंट मास m है, ये डायरेक्शन f इधर है, फोर्स फोर्स नहीं, इधर वेलोसिटी मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से। ठीक है, हमने कहा इसका एंगुलर मोमेंटम, हमने कहा एंगुलर मोमेंटम दो टाइप का होता है, कोई पॉइंट मास का होता है या तो कोई रिजिड बॉडी का होता है जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो डायरेक्शन निकालना मैंने इसको समझाया था, एक बार फिर से मैं बताता हूँ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। कहोगे m मास है, वेलोसिटी इधर है और इसका डिस्टेंस मान लिया r है, यहाँ से यहाँ तक। तुम कहोगे एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट करते हैं L से, ये होता है मूवमेंट ऑफ द मोमेंटम, मतलब r क्रॉस p। ये क्या होता है, p तुम्हारा लीनियर वाले का मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। r क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पोजीशन वेक्टर। तो मूवमेंट, एंगुलर मोमेंटम क्या करूँ सर, वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ का तो आपको क्या बताना होगा, डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी है तो ये चीज़ तो पक्का है सर, इसको मैग्नीट्यूड के साथ मुझे डायरेक्शन भी बताना होगा, इसीलिए यहाँ पे इसका डायरेक्शन पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में।
तो कहोगे सर अगर इसका निकालना है आर क्रॉस पी को कैसे लिख सकते हैं, आर पी साइन थीटा, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कहोगे सर आर वेक्टर को क्या करते थे, एक्सटेंड कर देते थे, अगर यहाँ से थीटा ले रहे हैं तो ये भी थीटा होगा। हाँ, आर वेक्टर एक्सटेंड हो गया, टेल से टेल मिल गया, टेल से टेल मिल गया। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते थे, टेल से टेल मिलाना था दो वेक्टर का और छोटे वाले को छोटे वाले एंगल की तरफ घुमाना था। कहोगे वी से आर घूमेगा कि आर से वी घूमेगा, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था आर से पी जा रहा है, मोमेंट ऑफ द मोमेंटम मतलब आर से पी घूमना है, मतलब आर से वी घूमना है। कहोगे आर से वी घूमेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, छोटे वाले एंगल की तरफ अंदर, डायरेक्शन क्या हुआ अंदर, डायरेक्शन क्या हुआ अंदर, तो इसका डायरेक्शन हो गया अंदर एंगुलर मोमेंटम का। पी क्या होता था, कहोगे पी होता था मास इनटू वेलोसिटी। अगर छोटा सा चीज पूछो, क्योंकि मैं पूछता हूँ एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम में क्या फर्क है, फिजिकली बात करते हैं। ये कहीं देखा है तुमने इसको, मूवमेंट क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, नाम तो सुना लेकिन कभी कुछ कहीं देखा तो उसका मतलब क्या हुआ। देखो मूवमेंट होता क्या है, मूवमेंट किसका प्रोडक्ट होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। कोई बॉडी है मान लो मास m का, ठीक है, वो कहेगा मेरे पास मास है तो मेरे पास शक्ति है, वो कहेगा मेरे पास मास है तो मेरे पास शक्ति है, तो मुझे वेलोसिटी दे दोगे तो मेरा शक्ति और बढ़ जाएगा। मोमेंटम मतलब यही होता है, अगर मास है तो मुझे वेलोसिटी दे दो तो मेरा शक्ति और बढ़ जाएगा। उसी तरह एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी, किसी चीज़ को कितना तेज से घुमा सकते हैं वही होता है एंगुलर मोमेंटम। तो अगर मैंने कहा एक ट्रक है, मान लो ट्रक के मास ज़्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, हाँ ट्रक का मास बहुत ज़्यादा होगा। और एक साइकिल है, उसकी वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड और मास बहुत कम है, कहोगे किसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा, तुम कहोगे ट्रक में मोमेंटम ही ज़्यादा होगा। इसीलिए चेंज इन मोमेंटम क्या प्रोड्यूस करता है, फोर्स प्रोड्यूस करता है। सेकेंड लॉ किस पे डिपेंड है, सेकेंड लॉ क्या बोलता था, फोर्स क्या होता था, dp बाई dt। तो कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम अगर हो गया तो वही फोर्स प्रोड्यूस करता था। तो कहोगे अगर एक ट्रक आ रही है, एक साइकिल जा रही है, हाँ इसकी मान लिया इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है साइकिल वाले की, ट्रक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, ट्रक की मास ज़्यादा है और साइकिल की मास बहुत कम है, दोनों भिड़ गए तो किसी चोट ज़्यादा लगेगा, कहोगे साइकिल वाले को, उसका मोमेंटम बहुत कम है, तो इसीलिए कहता है मोमेंटम क्या कहता है कि मेरे पास मास है, एक्चुअली मेरे पास मास है, तुम मुझे वेलोसिटी दोगे मेरा शक्ति बहुत बढ़ जाएगा। मेरे पास मास है पहले से, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास ताकत है, मास है तो शक्ति है, तुम मुझे वेलोसिटी दे दो, मेरी शक्ति और बढ़ जाओगी। तुम मुझे कम वेलोसिटी दोगे तो कम शक्ति बढ़ेगी, ज़्यादा वेलोसिटी दे दोगे तो ज़्यादा शक्ति बढ़ जाएगी। मोमेंटम यही कहता है। तो इसको क्या लिखते थे, एम आर वी साइन थीटा। इसको भी हम क्या बनाते थे सर, इस तरह बनाए साइन थीटा आ जाए तो आर और वी में ऐसा एंगल ले कि दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, आर और वी में क्या ऐसा एंगल ले कि दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। कहोगे एम आर वी परपेंडिकुलर लिखते थे या एम वी आर परपेंडिकुलर लिखते थे। तो सर इसको कैसे परपेंडिकुलर बना सकते हैं, इसका जो डायरेक्शन आएगा अंदर आएगा एंगुलर, इसको परपेंडिकुलर बनाना तो कोई एक्सटेंड कर देंगे। ये हो गया आर, ये आर है, ये थीटा है, हाइपोटेनस का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा आर साइन थीटा, यही तो आर परपेंडिकुलर होगा। या तो वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दो, वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो आर के परपेंडिकुलर लाना होगा, यहाँ वेलोसिटी को नहीं रिजॉल्व की, आर को परपेंडिकुलर बनाए, आर को परपेंडिकुलर बनाया, नहीं सर मुझे वेलोसिटी को बनाया, क्या तुम्हारा आंसर गलत होगा, नहीं होगा, वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दो, क्योंकि वेलोसिटी इधर है थीटा इधर है तो वी साइन थीटा हो गया, ये किसके परपेंडिकुलर हो गया आर के, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पॉइंट मास का होता है और एक कोई रिजिड बॉडी का होता है। तो पॉइंट मास का वेलोसिटी, पॉइंट मास का क्या होता है, कोई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है पॉइंट मास सर्कुलर मोशन में, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, उसके ओमेगा के डायरेक्शन में होता था। ये सब मैंने डिटेल में बताया था। तो कोई रिजिड बॉडी हो गई सर, कोई रिजिड बॉडी हो गई और इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, ओमेगा से नाच रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। हमने कहा कोई मास हो गया, देखो इधर ये मैंने रिजिड बॉडी ले लिया और मैंने क्या किया, इसके अबाउट नचाया, ओमेगा इसका किधर है, ओमेगा इसका ऐसे है, राइट हैंड थंब रूल से हम ओमेगा का डायरेक्शन निकाल देते तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, आई इंटू ओमेगा अंदर। तो कहोगे कोई भी प्लेन है जिस प्लेन में रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर ही क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा। अगर कोई
किसी भी बॉडी का रिजिड मास है और किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन ए प्लेन अबाउट द फिक्स पॉइंट द एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन द रेडियस ना, कहोगे सर अगर इस प्लेन में रोटेट कर रहा है तो इसका ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ओमेगा किसके पर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये मान लिया मैंने प्लेन हो गया, इसी डायरेक्शन में क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम भी आएगा। तो ऑप्शन 3 सही होगा, ए लाइन परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ रोटेशन, सी ऑप्शन सही होगा। कहोगे किस प्लेन में नाच रहा है, ऐसे कोई बॉडी नाच रहा है, देखो ऐसे कोई बॉडी नाच रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो उसका ओमेगा कैसे होगा, कहोगे सर इसका ओमेगा इस डायरेक्शन में, ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब से उधर घुमा दिया, इधर घुमा दिया, इसके परपेंडिकुलर, इसके डायरेक्शन में क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तुम लोग क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं तुम्हारी? अगर तुम्हें कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन दिक्कत आई तो मुझे कमेंट करके बताओ, तो वो क्वेश्चन मैं सोचूंगा कि यहाँ पे हो जाए। तो मेरा पहला टारगेट रहेगा पहले नीट का प्रीवियस ईयर कर लूँ, फिर मेंस कर लूँ, उसके साथ एससी वर्मा भी क्वेश्चन करते रहें। यहाँ हर 2-2 दिन पे बंडल ऑफ क्वेश्चन आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये भी किस में पूछा गया है, 2012 AIPMT में पूछा गया है। AIPMT में किसमें, प्री में पूछा गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 3 kg, कोई सॉलिड सिलेंडर है, इज रोटेटिंग अबाउट द हॉरिजेंटल सरफेस। कह रहा कोई सॉलिड सिलेंडर कुछ ऐसे हो गया, ये सॉलिड सिलेंडर बना लिया, सब मास भरा हुआ इसके अंदर, ये हो गया तुम्हारा हॉरिजेंटल एक्सिस, इसके अबाउट मान लो ये नाच रहा है, ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट क्या कर रहा है, नाच रहा है, ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओ सॉरी कुछ और कह रहा है, ये कह रहा कोई सॉलिड सिलेंडर है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, कुछ और कह रहा है क्वेश्चन में, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 3 kg रोलिंग अबाउट द, कोई ऐसा है, स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है, ये देखो मैंने बना दिया स्प्रिंग। कह रहा है कि कोई सॉलिड सिलेंडर है, इसके अबाउट ऐसे नाचते हुए ऐसे आगे बढ़ रहा है। ये सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 3 kg, मास दे दिया सॉलिड सिलेंडर का कितना, 3 kg। रोलिंग अबाउट द हॉरिजेंटल सरफेस अबाउट रोल कर रहा है, सरफेस विथ वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। इट कोलाइड विद द हॉरिजेंटल स्प्रिंग, कह रहा है कोई स्प्रिंग है उससे जाके कोलाइड करेगा, इसका के दे देगा कितना, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया 20 न्यूटन पर मीटर। द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितना होगा, कह रहा है एक्स कितना मैक्सिमम हो सकता है, एक्स मैक्सिमम निकालना है, एक्स मैक्सिमम निकालना है। ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन क्या है 0.7 मीटर, बी दे रखा है 0.2 मीटर, सी दे रखा है 0.5 मीटर, डी दे रखा है 0.6 मीटर। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कोई सॉलिड सिलेंडर है, वो नाच भी रहा है और आगे भी कर रहा है। सर 2 टाइप के मैंने मोशन पढ़े थे, 3 टाइप के, एक प्लेनर मोशन और 3rd टाइप का मैंने कैसा मोशन पढ़ा था, जो प्लेनर मोशन था। हमने पहले किसमें पढ़ा था, एक रेक्टेनिलियन मोशन, एक कर्विलिनियर। सर कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी, अगर इसका कोई पॉइंट, कोई रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी वो बॉडी होता है जिसका 2 रिलेटिव पॉइंट का डिस्टेंस चेंज ना हो जब वेलोसिटी चलती हो। तो ये क्या होगा, इसका होगा कौन सा, लीनियर या रेक्टेनिलियर मोशन। इसी तरह कर्विलिनियर मोशन होता था, कर्विलिनियर मोशन में क्या होगा सर, ये बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही, देखो कुछ इस तरह से, इन दोनों का पॉइंट कभी भी रोकोगे तो उसके पैरेलल ही मिलेगा। तीसरा होता है प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन में क्या होता है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन दोनों होता है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन दोनों होता है। बॉडी घूमेगी भी और आगे भी बढ़ेगी। जैसे सिलेंडर ले लिया तुमने, सिलेंडर को क्या करना है, आगे ढकेलना है, तो कैसे करते हो, उसको ऐसे सरफेस पे रखते हो, पैर से मार देते हो, तो क्या ऑटोमेटिक नाचते हुए नाचता भी है और आगे भी बढ़ता है। वो कौन सा मोशन होता है, प्लेनर मोशन, मतलब रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन। रोटेशनल प्लस ट्रांसरोटेशन में स्पेशल केस क्या होता था, प्योर रोलिंग का। प्योर रोलिंग मतलब कि फ्रिक्शन खुश मतलब क्या, पॉइंट ऑफ कंटेंट की जो वेलोसिटी है वो 0 होगी, या कह सकते हो पॉइंट ऑफ कंटेंट किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा।
यही होता है ना प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मतलब क्या हुआ? प्योर रोलिंग मतलब क्या हुआ कि सर ये प्योर रोलिंग अगर कोई बॉडी अगर इसके अबाउट नाच भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, कहोगे सर ये जो क्वांटम कंटेंट है इसके क्या किस में रहेगा? रेस्ट में। रेस्ट में रहेगा तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो वहाँ क्या होता था? फ्रिक्शन खुश हो जाता था। फ्रिक्शन खुश मतलब फ्रिक्शन जीरो। तो यहाँ क्या कहा है कि कोई बॉडी है, कोई सॉलिड सिलेंडर है, मान लिया मैंने कोई सिलेंडर लिया गैस वाला, उसको ऐसे पैर से मारा, उसकी वेलोसिटी दे दिया मैंने, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, सामने स्प्रिंग रखा हुआ है, कह रहा है इसका जो एनर्जी होगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कोई इसमें जब प्योर रोलिंग करेगा तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, म्यू क्या होगा? म्यू रहेगा, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी होती है पॉइंट ऑफ कंटैक्ट किस में रहेगा? पॉइंट ऑफ कंटैक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में। इसमें देखो प्योर रोलिंग का बात नहीं किया, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा प्योर रोलिंग, क्योंकि प्योर रोलिंग नहीं मानोगे तो काम ही नहीं चलेगा, हो ही नहीं पाएगा क्वेश्चन। कहोगे सर अगर इसका काइनेटिक एनर्जी निकाले, इसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। कहोगे सर इसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, कहोगे सर अगर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी लिखते थे तो कैसे लिखते थे? कहोगे इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते थे किसे? कहोगे पहले ट्रांसलेशन वाला लिखते थे हाफ mv², फिर रोटेशन वाला लिखते थे हाफ I ω²। इसमें रोटेशन भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो ट्रांसलेशन वाला काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशन वाला बोथ लिखेंगे। दूसरी बात सर प्योर रोलिंग क्या होता है? प्योर रोलिंग क्या होता है? कहोगे सर अगर सरफेस ऑफ पॉइंट का कंटैक्ट 0 हो गया तो कहोगे इधर एक वेलोसिटी आएगा रोटेशन की वजह से r ω, और इधर एक वेलोसिटी रहेगी सेंटर ऑफ मास की v। प्योर रोलिंग में अगर इस पॉइंट रेस्ट में है तो v = r ω होता था। ये प्योर रोलिंग, ये जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास का होगी वो किससे बराबर होगी? r ω। और जब हम रोटेशन कोई पढ़ते थे, रोटेशन में कोई बॉडी पढ़ते थे, रोटेशन में पढ़ते थे, कहोगे सर अगर हमें यहाँ सेंटर ऑफ मास है, अगर किसी भी डिस्टेंस का वेलोसिटी निकालना है टेंजेंशियल, तो हम कैसे लिखते थे? डिस्टेंस लेते थे, r से इंटू कर देते थे। अब उस सबके पॉइंट के लिए ओमेगा सेम होगा। रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें ओमेगा क्या होता है? हर पॉइंट का सेम होता है। चेंज क्या होता है? टेंजेंशियल और लीनियर वेलोसिटी चेंज होता है। तो कहोगे किसी भी पॉइंट का अगर लीनियर वेलोसिटी मुझे निकालना हो तो मुझे डिस्टेंस बता दो, ओमेगा सब पार्टिकल का सेम हो तो हम बता देंगे। तो वहाँ जो हम देखते थे टेंजेंशियल, जो सरकमफ्रेंस की वेलोसिटी होती थी वो होती थी v = r ω। लेकिन प्योर रोलिंग में जो देखे हैं v = r ω, वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, v = r ω, v = r कहीं भी ठोक दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ क्या है? कोई पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है। कहोगे सर पार्टिकल की वेलोसिटी जो v = r ω लगाते थे, वो सरकमफ्रेंस की वेलोसिटी, कोई पार्टिकल ले लिया उसकी वेलोसिटी थी टेंजेंशियल वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितना होता था? v = r ω। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे रखा है, मास दे रखा है। अगर सर एक काइनेटिक एनर्जी निकाल ले, किसका निकाल ले? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का, इसे कहते हैं रोलिंग का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाफ kS² में। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा कैसे? कहोगे पहले ट्रांसलेशन वाला लिखे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाला लिखें तो हाफ mv², हाफ m कितना दिया हुआ है? 3 × v कितना दिया? 4 का होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाला देखें, कहोगे हाफ I ω²। यहाँ देखो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? v/r। हमने कब ये माना है? जब इसको क्या माना है? प्योर रोलिंग। तभी हो सकता है क्वेश्चन, नहीं तो होगा नहीं। प्योर रोलिंग होगा तभी हम इसको कर सकते हैं। कहोगे हाफ I कितना होगा सॉलिड सिलेंडर का? देखो सॉलिड सिलेंडर का I कैसे याद किया हो? कहोगे डिस्क का कितना होता है? mr²/2। तो डिस्क को जोड़ के बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? डिस्क को एक डिस्क रखा, 2 डिस्क रखा, 3 डिस्क रखा, 4 डिस्क रखा, 5 डिस्क रखा, तो क्या बन जाएगा? एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। इसलिए सॉलिड सिलेंडर का ओमेगा डिस्क के बराबर होता है। इसलिए रिंग, जो रिंग का कितना होता है? I mr²। इसलिए रिंग को जोड़ के बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? हॉलो सिलेंडर। उसका ओमेगा, उसका I कितना होता है? जितना रिंग का होता है, mr²। हॉलो सिलेंडर रिंग के बराबर, सॉलिड सिलेंडर डिस्क के बराबर, इसलिए इसका I कितना होगा? mr²/2। और वेलोसिटी ओमेगा कितना लिखे? ओमेगा कितना लिखे? v²/, ओमेगा = v/r, v²/r²। ये कटा, कहोगे कितना हो गया? ये हाफ mv²/2, हाफ mv²/2। इन दोनों का समेशन जो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? हाफ kS² में। इसको छापो तो फिर आगे कराते कैसे कैलकुलेशन होगा। हो गया? चलो करते हैं आगे। कहोगे डायरेक्ट लिखेंगे सर इसका क्या होगा?
हाफ इसका सॉलिड ट्रांसलेशन वाला हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इजल टू करना एनर्जी होगा स्प्रिंग में हाफ के एक्स मैक्सिमम का होल स्क्वायर। बिकॉज जितना इस एनर्जी रहेगी उसको दबाने में चली जाएगी। यहाँ से देखो कैसे निकालेंगे, ये कटा एम वी स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर बाई 2 इजल टू हाफ के एक्स का होल स्क्वायर मैक्सिमम का। हाफ हाफ सब जगह से कट गया, ये कितना बचा 3 एम वी स्क्वायर बाई 2 इजल टू के एक्स मैक्सिमम का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, के का वैल्यू दे रखा है, मास दे रखा है, वी दे रखा है, एक्स निकाल लो। एक्स कैसे निकालोगे, कहोगे 3 मास कितना दे रखा है 3 वेलोसिटी कितना दे रखा है 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इजल टू के कितना दे रखा है 200 एक्स मैक्सिमम का होल स्क्वायर। कहोगे ये कटा, यहाँ बचा 2, ये इससे कटोगे तो ये बचेगा 20 पंचे 100, ये हो गया 50, ये कटा। अब इसको स्क्वायर लेना है तो कैसे अरेंज बनाए, कहोगे ये कह दिया 25। अब देखो एक्स स्क्वायर मैक्सिमम को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 स्क्वायर है डिवाइड बाई 5 इंटू 5। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स मैक्सिमम का 3/5, ये कितना होता है 0.6 मीटर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। CTQ पार्ट 3 यहाँ तक होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे। तब तक ये जो क्वेश्चन मैंने कराया इसको रिवाइज करते रहो। छोटी छोटी पॉइंट जो बताएं, एंगुलर मोमेंटम, कोई पॉइंट मास का कैसे निकालते हैं, कोई रिजिड बॉडी का कैसे निकालते हैं, मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, और टार्क कैसे निकालते हैं, ये सब अपने इस क्वेश्चन में सारा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ो और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।